हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 5 एसएम को स्टार्ट किया था, जो हमारा लास्ट चैप्टर है सिलेबस का। और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। टॉक्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन अ बिट, एंड देन आफ्टर वी हैव सीन द प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान को देखा था। साथ ही साथ हमने कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया था, जिसमें आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात आई थी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग की बात आई थी। और साथ ही साथ आपने देखा था कि अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी की, तो स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी क्या होता है ना, और किस तरह से उससे डील किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट को हमने हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब आप प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे। देखिए, एसएम के प्रोसेस में वी नो दैट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज टू विन द रेस और टू विन इन द मार्केट यू हैव टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट वी नो, है ना। दैट्स द ओनली वे टू विन। एक ही तरीका है जीतने का कि आपको यूनिकनेस क्रिएट करना होगा, और यूनिकनेस क्रिएट करने को ही बेसिकली के लिए ही हमारे पास एसएम प्रोसेस होता है। एसएम प्रोसेस में हम अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, और एनवायरनमेंट के एनालिसिस पे आधारित होकर हम अपने स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव, और ये इस तरह से अलाइंड होता है दैट अल्टीमेटली इट विल गिव अस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के, और जो डिफरेंट स्ट्रेटजिक ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, उनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था। नाउ इज द टाइम व्हेन द चोजन स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी हम चूज करते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ आवर बिजनेस, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो आप हेडिंग करोगे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली ये चैप्टर इसी के लिए है। शुरू में कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट थे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, राइट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? वी नो दैट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। जो भी डिसीजंस हमने लिए फॉर्मुलेशन के दौरान, उन डिसीजंस को एक्चुअली परफॉर्म करना, उन डिसीजन को एक्शन देना, दैट व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन इज ऑल अबाउट, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरा समझो कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में आप डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से सोचो। अगर मैं कहूं कि क्या फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगा, तो इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू टॉक अबाउट द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज एंटरप्राइजेस, तो क्या लार्ज एंटरप्राइजेस में और स्मॉल एंटरप्राइजेस में फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस सेम होगा? व्हाट वुड बी योर आंसर? आप कहोगे नहीं, नहीं सेम होगा। अब रीजन क्या है इसका, सुनो। आप कहते हो एज फार एज फॉर्मुलेशन इज कंसर्न्ड, so whether the organization is small or it is large enterprise, formulation is more or less same for any kind of organization, because how we formulate a strategy, idea बहुत simple है that we have to analyze our environment no matter what we are a small organization or a large enterprise। अगर आप कोई छोटी कंपनी भी है तो भी आपको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, अगर आप लार्ज एंटरप्राइज भी हैं तो भी आपको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। और एनवायरमेंटल एनालिसिस में दोनों ही कंपनीज क्या कर सकती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकती है, एंड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट दे कैन फॉर्मुलेट देयर स्ट्रैटेजी। सो फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मोर और लेस हर एक तरह की कंपनी में फॉर्मुलेशन सेम होता है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में यू टॉक अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज जो भी डिसीजन आपने लिया उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए यू टॉक अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हर एक, अगर छोटी कंपनी और बड़े कंपनी के रिसोर्सेज को कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारे को नजर आएगा। इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, राइट। तो जाहिर सी बात है दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लार्ज और स्मॉल कंपनीज में फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेम होता है, आप कहना नहीं, फॉर्मुलेशन मोर और लेस सेम होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन में फर्क हो जाता है, क्योंकि दोनों कंपनीज में, जैसा हमने कहा कि एक स्मॉल है और एक लार्ज है, तो उनके रिसोर्सेज में बहुत डिफरेंस होता है।
So implementation is all about your resources, that how you are going to utilize your resources to achieve your objective, right? Implementation is about putting your strategy into action. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हर एक स्ट्रैटेजी का अपना डिमांड होता है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे कंपनी का कल्चर है, या जो हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर है, या जो हमारी कंपनी की लीडरशिप है, दीज शुड बी स्ट्रैटेजी सपोर्टिव. ये स्ट्रैटेजी सपोर्टिव होना चाहिए. अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हैम्पर होता है. और अगर ये स्ट्रैटेजी सपोर्टिव है, एक बैलेंस है दोनों में, तो उस कंडीशन में ये सपोर्ट करता है आपको स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स को अचीव करने में. तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, इट रेफर्स टू process of putting chosen strategy into action. Chosen strategy into action. आप कहते हो it is execution. It is execution of strategy. ठीक है. फर्दर हमने क्या सीखा? Formulation is more or less same in case of large and small organizations, but implementation varies. इम्प्लीमेंटेशन वैरी करता है, क्योंकि रिसोर्सेज वैरी कर जाते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जाहिर सी बात है क्या होगा, वैरी करेगा. तो दैट व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन इज. एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न, तो आप कहते हैं टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, fit between strategy and all other aspects of organization. All other aspects of organization like culture, leadership. All other aspects of organization like culture, leadership, structure, etc. need to be ensured. तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे कंपनी का स्ट्रक्चर हमारी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करे. कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने लगेगा. तो देयर शुड बी अ मैच, देयर मस्ट बी अ मैच बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड द कल्चर, स्ट्रैटेजी एंड द लीडरशिप, है ना. कुछ एग्जांपल्स लेके भी हमने प्रीवियस क्लास में इसको समझा था. तो ये हो गई आपकी बात इम्प्लीमेंटेशन की, कुछ जनरल बातें थी इम्प्लीमेंटेशन की. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने मेंशन किया इस बात को कि फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है, मॉडल पढ़ते वक्त हमने सीखा था, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस. फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में आपको रिलेशन दिखाई देगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सक्सेस मिल जाए. एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, या अगर आप बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो भी ये गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाए. सच तो ये है कि सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, जहां आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल जरा सोचो, एसएम में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, मैंने आपको पहले क्लास में भी बोला था, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं कि एफएम एसएम के एग्जामिनेशन में आपके क्लास नोट से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. जो भी पूछा जाएगा आपके क्लास नोट से, आपके क्लासरूम में जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है उसी से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. अब यू आर हैविंग बेस्ट रिसोर्सेज विद यू, है ना, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके पास है ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड डिलीवरी यू आर गेटिंग इन योर क्लासरूम. अब सवाल आता है कि इसको आप कितनी अच्छी तरह से रिवीजन करते हो, होगा या नहीं होगा बताओ. आपने एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर,
बट क्या वो स्ट्रैटेजी का अगर एग्जीक्यूशन ना हो पाए तो विल वी बी एबल टू अचीव द रिजल्ट? तो हम कहेंगे नहीं, एग्जीक्यूशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमने कोई डिसीजन लिया, दैट डिसीजन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। हम ऐसा भी कहते हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, डोंट टेक डिसीजन, बिकॉज टेकिंग डिसीजन इन्वॉल्व some kind of spending, like in terms of time, in terms of money, in terms of some other aspect, other resources। ये आपका जाएगा एज अ कंपनी। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो आपको रिसोर्सेज देना होता है। तो हम कहते हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट, डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि डिसीजन में जो आपका टाइम और मनी का खर्चा है वो भी बेकार हो जाएगा अगर आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज वाई बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों में सही करना होगा आपको, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। देयर इज ओनली वन वे टू गेट सक्सेस, यू हैव टू हैव अ साउंड स्ट्रैटेजी एंड एक्सलेंट इम्प्लीमेंटेशन। चलो हम इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, वो स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के रिलेशनशिप को हमें समझना है। रिलेशनशिप बिटवीन strategy formulation, relationship between strategy formulation and implementation। फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या रिलेशन है? क्योंकि हम एक बात कह रहे हैं कि भले ही आप इसको पढ़ते वक्त अलग अलग चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि फॉर्मुलेशन के वक्त सिर्फ फॉर्मुलेशन की बात करो, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात करो। इनफैक्ट थियरी पढ़ते वक्त भी आपको इसका इंडिकेशन मिला था। आपने कहा था कॉस्ट लीडरशिप में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वहां आपने सुपरविजन की बात करी थी, सुपरविजन ऑफ लेबर, दैट्स अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब आप एक्शन ले रहे हैं तब आप सुपरवाइज करते हैं लेबर को, और आपका सुपरविजन ऑफ लेबर टाइट होना चाहिए इन द केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि कॉस्ट लीडरशिप के डिमांड के हिसाब से आपका इंप्लीमेंटेशन डिसाइड हुआ? आप कहते हैं हाँ दोनों रिलेटेड हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों को सेपरेट नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है दोनों का एक दूसरे पे इंपैक्ट होता है। थ्योरी पढ़ते वक्त हम जरूर अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड फॉर्मुलेशन, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, राइट। सो हम क्या कहते हैं, हैविंग अ साउंड स्ट्रैटेजी इज नॉट इनफ, और डूइंग एन एक्सलेंट इंप्लीमेंटेशन इज नॉट इनफ। दोनों का सही होना जरूरी है। आप क्या कहोगे? देयर इज only one way to get success. There is only one way to get success. That is by having a sound strategy, and excellent implementation. A sound strategy and excellent implementation, ये होना चाहिए, है ना। तो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलेगा। दिस रिलेशनशिप बिटवीन formulation and implementation can be understood through two different models. Can be understood through two models. अब जरा ध्यान देना, मैं आपको दो मॉडल या दो मैट्रिक्स मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दो मॉडल बोल दो, या आप इसको क्या बोल दो, दो मैट्रिक्स बोल दो। मैट्रिक्स ही सही होगा। क्या बोल दो इसको? दो मैट्रिक्स बोल दो। तो दे आर टू मैट्रिक्स, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनके रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ये दो मैट्रिसेस कौन कौन से, या दो तरीके कह सकते हो आप, देयर आर टू वे टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। दो मैट्रिक्स हैं जिसके मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। या आप कह सकते हो कि दो एंगल से देखा जा सकता है, दो आधार से देखा जा सकता है, दो तरीके से देखा जा सकता है फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का रिलेशनशिप। अब ये दो मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, राइट? इन दो मैट्रिक्स को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है आपका, इसे हम बुलाएंगे फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट मैट्रिक्स।
जहां वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम इस बात को साबित करेंगे जो हमने अपने पॉइंट में डाला था कि आपके पास एक साउंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक्सेलेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। उस बात को हम यहाँ देखेंगे। एंड सेकेंड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ और प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ efficiency and effectiveness. Efficiency and effectiveness. Principal combination of efficiency and effectiveness. ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास और इन मैट्रिसेस की मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला अप्रोच देखते हैं, पहला मैट्रिक्स देखते हैं, दैट इज योर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। फॉर्मुलेशन implementation matrix. Now what is formulation implementation matrix? तो एक बात तो आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी तरह से नाम से ही पता चल रहा होगा। इस मैट्रिक्स में दो डायमेंशंस होंगे, एक तो फॉर्मुलेशन की बात करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे और इनके बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। दैट इज द आइडिया, दैट इज द होल आइडिया इन फैक्ट। We have to understand the relationship between formulation and implementation. That is why it is called as formulation implementation matrix. ठीक है, ये फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे आधारित ये मैट्रिक्स है आपका, करेक्ट। पहला मैट्रिक्स था हमारा फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के रिलेशनशिप को बताता है। अब इस रिलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो पहले मैट्रिक्स को देखो गौर से, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वन थिंग इज श्योर कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों का अच्छा होना जरूरी है। तो अगर मैं कह रहा हूं अच्छा होना जरूरी है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जरा सोचो। अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो दोनों ही केस में दो दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनती है। हो सकता है कि आप जो स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आपका फॉर्मुलेशन साउंड है। साउंड फॉर्मुलेशन का मतलब हुआ कि यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपका फॉर्मुलेशन फ्लॉड हो। फ्लॉ का मतलब होता है किसी तरह की कमी का होना। इसका मतलब फॉर्मुलेशन में आपसे गलती हो गई, यानी कि योर स्ट्रैटेजी इज हैविंग लेकुनास, देयर आर सम वीकनेसेस, देयर आर सम आप कह सकते हो मिसिंग पॉइंट्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। तो फॉर्मुलेशन में भी साउंड में भी फ्लॉड। लाइकवाइज इम्प्लीमेंटेशन में भी दो पॉसिबिलिटीज बनती है। योर इम्प्लीमेंटेशन में भी एक्सलेंट और योर इम्प्लीमेंटेशन में भी वीक। हो सकता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एक्सलेंट हो या आपका इम्प्लीमेंटेशन वीक हो। तो जरा देखो आप कितने सेल बनेंगे आपके, आप तो जानते हो बहुत अच्छी तरह से, अगर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन को रखता हूं तो उस कंडीशन में दो दो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 2 क्रॉस 2 4 सेल का हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 सेल्स, 4 सेल का एक मैट्रिक्स बनेगा। जिन 4 सेल के मैट्रिक्स में 4 कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे, साउंड एक्सलेंट का, साउंड वीक का, फ्लॉड एक्सलेंट का और फ्लॉड वीक का। ये 4 पॉसिबल सिनेरियोज बनेंगे और आपको सक्सेस एक में ही मिलने जा रहा है। बाकी में आपको यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, राइट। अभी आपको दिख जाएगा, यू विल सी इट वेरी क्लियरली। अगर मैंने वाई एक्सिस पे फॉर्मुलेशन को रख लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम इम्प्लीमेंटेशन को रखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो फॉर्मुलेशन में भी साउंड, फॉर्मुलेशन में भी फ्लॉड, इम्प्लीमेंटेशन में भी वीक एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी एक्सलेंट, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिल रहे हैं फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का। अब जरा देखो कि आपके पास 4 सेल बनेगा यहां। ये इसको हमने नाम दे दिया लेट्स से ए, दिस इज आवर सेल बी, दिस इज आवर सेल सी एंड दिस इज आवर सेल डी। और अब अगर मैं आपसे पूछूं
ए बी सी और डी, इन 4 सेल में कहाँ आपको सक्सेस मिलेगा, तो हमेशा याद रखना देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। मैंने आपको शुरू में ही कहा था फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स के रिलेशनशिप में कि देयर इज ओनली वन वे टू गेट सक्सेस एंड दैट इज हैविंग अ साउंड फॉर्मुलेशन एंड एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन। तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी सही होनी चाहिए और आपका एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए। साउंड फॉर्मुलेशन का मतलब हुआ दैट यू हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी सही है। और फ्लॉड अगर फॉर्मुलेशन है, इसका मतलब मिस डायरेक्शन के चांसेस होंगे, हो सकता है कि आपका डायरेक्शन सही ना हो सकता है यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, गलत है, वीक है ना। सो इन दैट केस वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वीक इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, वीक इंप्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि जो आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, जो आपके इंप्लीमेंटेशन का काम है, उसमें आपकी एफिशिएंसी लो है। अगर एफिशिएंसी लो है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखना। सो वीक इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है लो एफिशिएंसी पे आप काम कर रहे हो, और अगर आप लो एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। इफ द इंप्लीमेंटेशन इज एक्सेलेंट, इसका मतलब हुआ कि योर एफिशिएंसी इज हाई, यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन लो कॉस्ट। और अगर आपकी एफिशिएंसी हाई है तो इसका मतलब कॉस्ट क्या होगा, लो होगा। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को आप लो कॉस्ट में एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, दिस इज द कंडीशन वेयर यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। तो ओनली सेल बी विल गिव यू सक्सेस, सिर्फ आपको बी में सक्सेस मिलेगा, बाकी आपके 3 ऑप्शंस में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। यही एक लाइन हमने मेंशन किया था कि भाई सक्सेस मिलने का एक ही तरीका है, वी नीड टू हैव अ साउंड फॉर्मुलेशन एंड एन एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन। बट आपकी जो फॉर्म है ना, वो 4 बॉक्सेस में से किसी में भी लाई कर सकती है। अब एज्यूम करो कि आपकी फॉर्म जो है वो ए कैटेगरी में आ जाती है, फर्स्ट सेल में, तो इसका मतलब हुआ कि योर फॉर्मुलेशन इज साउंड बट योर इंप्लीमेंटेशन इज वीक। यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी तो सही है बट उस पर आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कॉस्ट के ज़्यादा होने का मतलब है प्रॉफिट का डेंट होना, और अगर प्रॉफिट डेंट हो गया तो स्ट्रैटेजी का जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला। यू आर नॉट एबल टू, यू वांट बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, और अगर आप अचीव भी करते हैं तो इनॉर्मस कॉस्ट पे, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। व्हाट इज द सोल्यूशन हियर? तो आप बोलोगे सर ए चाहेगा कि वो बी बन जाए, ऑब्वियस है, ए चाहेगा वो बी बन जाए क्योंकि बी में सक्सेस मिलेगा। तो ए से बी में हम कैसे जा सकते हैं? मेरा फॉर्मुलेशन ऑलरेडी साउंड है, बस हमें अपने इंप्लीमेंटेशन को एडजस्ट करना है, उसे वीक से एक्सेलेंट बना देना है। अगर हमने अपने इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव कर लिया तो उस कंडीशन में ए सेल से शिफ्ट होकर किसमें चले जाएंगे, बी सेल में, और बी में गए तो सक्सेस है। तो ए से बी में जाने की टेंडेंसी यहां होगी, ये हम कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें ए में क्या करना होगा? तो आप कहते हो सर सीधा सीधी बात है कि आपको इंप्रूव करना होगा अपने इंप्लीमेंटेशन को। तो इंप्रूव योर इंप्लीमेंटेशन, अपने इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करो, इसको वीक से एक्सेलेंट बनाओ, देन यू विल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी एंड यू विल गेट सक्सेस। अगर हम सी सेल में आ गए तो क्या होगा? सी में हमारा इंप्लीमेंटेशन वीक है एंड फॉर्मुलेशन फ्लॉड है, तो हम कहते हैं सर ये तो और बहुत कठिन सिचुएशन है, यहां तो दोनों की प्रॉब्लम है। तो आप कहते हो कि ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि हमें हमारे बिजनेस मॉडल को क्या करना पड़ जाए, रीडिजाइन करना पड़ जाए। तो आप कहते हो सर बिजनेस मॉडल रीडिजाइन आपको करना हो सकता है, एंड देन यू विल हैव टू रीएडजस्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली। आपको अपने फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन को भी रीएडजस्ट करना होगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। आपका इंप्लीमेंटेशन भी वीक है, आपका फॉर्मुलेशन भी फ्लॉड है, तो आपको दोनों को रीएडजस्ट करना होगा, रीडिजाइन करना होगा, फॉर्मुलेशन को भी इंप्लीमेंटेशन को भी, एंड यू हैव टू डिजाइन अ न्यू बिजनेस मॉडल रीडिजाइन। इसका मतलब आपका बिजनेस मॉडल फ्लॉड है। आपका बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? फ्लॉड हो सकता है, तो बिजनेस मॉडल को रीडिजाइन करने की जरूरत हो सकती है। देन सी विल मूव टुवर्ड्स बी। अगर ऐसा हम करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हम साउंड फॉर्मुलेशन और एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन को अचीव कर ले। जब तक बी में नहीं जाएंगे तब तक सक्सेस तो मिलेगा नहीं। बात करो डी की। अगर हम डी सेल की बात करें तो यहां इंप्लीमेंटेशन इज गुड, दैट इज एक्सेलेंट,
बट आर फॉर्मुलेशन इज फ्लॉड, यानी कि डायरेक्शन ही गलत है, कॉस्ट कम होके क्या होगा, डायरेक्शन अगर गलत है तो कॉस्ट कम होके क्या होगा, अल्टीमेटली हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द आइडिया हियर, तो आप कहते हो सर अगर डी को बी में जाना है, दैट इज द कंडीशन दैट व्हाट वी हैव टू अचीव, तो अगर डी को बी में जाना है तो फॉर्मुलेशन को फ्लॉड से साउंड होना होगा, जब फॉर्मुलेशन फ्लॉड से साउंड होगा तभी डी बी में जाएगा। तो बताओ क्या चेंज करना होगा, तो आप कहते हैं सर आपको अपने फॉर्मुलेशन को रीडिजाइन करना होगा, सो रीडिजाइन फॉर्मुलेशन, और जैसे आपने फॉर्मुलेशन को रीडिजाइन किया अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, तो आप कहते हैं रीएडजस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इस मॉडल को अगर गौर से देखो तो व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस मॉडल, तो आप कहते हैं इस मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि एक ही तरीका है क्या पाने का, सक्सेस पाने का, बी सेल ही हमें सक्सेस दे रहा है, बाकी किसी सेल में हमें सक्सेस नहीं मिल रहा। तो सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है कि हमारा फॉर्मुलेशन साउंड होना चाहिए और इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट होना चाहिए, दिस इज द रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि फॉर्मुलेशन अच्छा है इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है तो भी हम रिजल्ट अचीव कर लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, right? So this is your formulation implementation matrix. This matrix clearly indicates that the firm gets success when formulation is sound and implementation is excellent. That is the only condition to get success. Formulation sound है और implementation क्या है हमारा, excellent है। कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास, 4 स्क्वायर्स हैं। तो पहला करते हैं हम स्क्वायर ए। यहां क्या हो रहा, यहां क्या हो रहा है, आप क्या बोलोगे, इन स्क्वायर ए क्या हुआ था, फॉर्मुलेशन इज साउंड, बट implementation is weak. Formulation is sound, but implementation is weak. Firm needs to improve its implementation to move from square A to square B to get success या to be successful, right? So ये हो गया हमारा क्या, square A. Let's talk about the square B. In square B, this is the ideal situation. Where firm is having sound formulation and excellent implementation. Which means firm can execute here a strong strategy keeping cost low, राइट? यही मतलब हुआ इसका। तो ये हमारा स्क्वायर बी हो गया। जब स्क्वायर सी में जाते हैं तो स्क्वायर सी से भी सक्सेस के लिए किधर जाना होगा, स्क्वायर ए में जाना होगा हमें। स्क्वायर सी में क्या हुआ था, इन स्क्वायर सी फॉर्म इज हैविंग इसमें दोनों चीजें गड़बड़ थी, फ्लॉड फॉर्मुलेशन एंड वीक implementation.
एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहां क्या करोगे? इट रिक्वायर्स redesigning of business model, redesigning of business model and readjustment of formulation and implementation. So आपको मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोटिस कर रहे होगे जो आप थियरी लिख रहे हो ना, दैट इज जस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की थियरी को लिखना सबसे आसान होता है अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया हो तो। इसीलिए मैट्रिक्स के अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करो, आत्मसात करने की कोशिश करो। मेंटल रिवीजन बहुत जरूरी होता है थियरी पेपर में खास करके, हालांकि हर एक पेपर में मेंटल रिवीजन बहुत जरूरी होता है। मेंटल रिवीजन के थ्रू ही आप आत्मसात कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू थिंक अबाउट द फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, थिंक अबाउट द डायग्राम, और फिर डायग्राम पे ही आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट का मेंटल रिवीजन कर दिया तो बहुत ही आसान होता है उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए। सो ऑलवेज रिलाई ऑन मेंटल रिवीजन। व्हेनेवर यू स्टडी समथिंग, जस्ट क्लोज योर बुक एंड थिंक अबाउट दैट टॉपिक। वो टॉपिक रिटेन होगा। अगर आप मेंटल रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कॉन्सेप्ट्स, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है। गो अगेन, रीड दैट, और फिर से दोबारा क्या करो, उसको अपने दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश करो। Whenever you study any subject, any concept, try to contemplate it. जब आप इसे आत्मसात कर लेते हैं, जब आप इसे कंटम्पलेट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है। इसमें उसके बाद कितनी भी ट्विस्टिंग की जाए क्वेश्चंस में, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते और अपना आंसर आसानी से ढूंढ लेते हो, राइट? तो इस बात को ध्यान में रखना है। आपके सिलेबस में जितने भी मैट्रिक्स हैं, BCG हो, ईगर एंसॉफ हो, PLC को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको भी इंक्लूड कर लो, या आप बात कर लो जी मैकेंसी की, अब बात कर लो ADL मैट्रिक्स की, अभी आप फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स को देख रहे हो। इस सारे के सारे मैट्रिक्स को ध्यान में रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एंड दैट इज गो थ्रू द डायग्राम, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। वंस यू अंडरस्टैंड द डायग्राम, वंस यू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स एंड द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स, क्वाड्रेंट्स, तो फिर उसके बाद आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। इट बिकम्स वेरी इजी टू डील विद इट। फिर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसे बहुत ही आसानी से आंसर कर लोगे। Let's move to square D, the last one. Square D में क्या था हमारे पास? तो हमने कहा था सर यहां फॉर्मुलेशन मेरा साउंड है, सॉरी फ्लॉड है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है। इन स्क्वायर डी फॉर्मुलेशन इज साउंड, सॉरी फ्लॉड, बट implementation is excellent. Excellent. In this square, firm need to redesign formulation and readjust implementation. Redesign formulation and readjust implementation. Readjust implementation. So this is your first matrix. बात आ गई समझ में? तो इस मैट्रिक्स में क्या सीखा आपने? सक्सेस का एक ही तरीका है सर, सेल B was the success, square B was the success, where the formulation and implementation both are good, right? Formulation is sound and implementation is excellent. That is the only way to get success. चलते हैं सेकंड मैट्रिक्स पे, which is about principal combination of efficiency and effectiveness. इसको simplified way में समझो, ठीक है? अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि once you understand the matrix, the concept, theory becomes very easy, ठीक है? मैं फिर से हेडिंग कर देता हूं, B, प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ efficiency and effectiveness.
प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। चलो इसको देखा जाए, इसको समझो जरा। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो व्हाट हैपेंस इन केस द कंपनी लैक्स द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। व्हेनेवर अ कंपनी लैक्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यानी कि जब भी कंपनी का डायरेक्शन गलत होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस you will find that the company start looking inwards. Inwards का मतलब क्या है यहाँ? That on the efficiency. यानी कि अगर मान लो किसी तरह का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, एनवायरमेंट में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे स्ट्रेस जाता है, तो कंपनीज की टेंडेंसी हो जाती है कि वो एफिशिएंसी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। जब आप एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं तो आप इनवर्ड फोकस कर रहे हैं, right? And they start shedding some unprofitable divisions or unprofitable products, उसको वो हटाना शुरू कर देते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि कंपनीज का जो कंसंट्रेशन है वो इफेक्टिवनेस पे नहीं होता बल्कि एफिशिएंसी पे चला जाता है। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस हियर अगेन इज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आप में दोनों चीजें चाहिए। यू हैव टू बी इफेक्टिव एंड यू हैव टू बी एफिशिएंट। अब ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का कॉम्बिनेशन अगर नहीं होता है, इन दैट केस यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखो। वी हैव वन टर्म दैट इज एफिशिएंसी एंड द सेकेंड टर्म वी हैव इज इफेक्टिवनेस। तो हमारे पास एफिशिएंसी है, हमारे पास इफेक्टिवनेस है। अब जरा ध्यान दो, एफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट होने का मतलब होता है जब आप किसी काम को कम कॉस्ट में पूरा कर पा रहे हैं। सो एफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने कॉस्ट को क्या करो, कम से कम कर दो। दैट इज व्हाट द एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन। जब आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट दैट कन्वर्जन ऑफ मिनिमम इनपुट इनटू maximum output. That is what the efficiency is all about. Converting minimum input into maximum output. And the moment you are able to convert minimum input into maximum output, certainly you will get the cost advantage. So efficiency ultimately reduces your cost. So here our focus is on reduced cost. Cost आपका क्या होता है? Ultimately reduce हो जाता है. But when we talk of the effectiveness, the effectiveness is basically concerned with the quality. Effectiveness is basically concerned with how effectively you are able to deal with your environment. How effectively you are able to deal with your environment. So effectively achieving objectives. So here you are talking about the quality. Dealing with environment, here you are talking about dealing with environment when we talk of what? Effectiveness. So how effectively you are dealing with your environment, how effectively you are achieving your objective, so that is effectiveness. And when we talk of efficiency, it means we are talking about minimum input into maximum output. So that is my cost. तो अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। याद रखना, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप देखो कि एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, देन यू आर लुकिंग इनवर्ड. You are looking inward to your operations, where you can cut cost, how you can gain efficiency in different operations and different functions. लेकिन अगर आप effectiveness पे focus कर रहे हैं, in that case you will find that you are looking outward. So analyzing your environment, identifying opportunity threats, and then comparing opportunity threat with the strengths and weakness, and ultimately developing your strategy is effectiveness. So how effective you are in dealing with your environment is something where you are looking outward, not inward. So जब आप effective हैं तो you are looking outward, जब आप efficient हैं you are looking inward.
ठीक है, दिस इज व्हाट वी से। अब जरा सोचो, हम वी हैव टू थिंग्स, वन इज फॉर्मुलेशन, वन इज इंप्लीमेंटेशन, और हमने कहा था कि दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अगर फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कि फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव या एफिशिएंट? आप तुरंत क्या बोलोगे? इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेशन होता है सॉर्ट के आधार पे। फॉर्मुलेशन में हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। फॉर्मुलेशन इफेक्टिव होना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ के, और जाहिर सी बात है ये आउटवर्ड फोकस्ड है, राइट, ये हम अपने एनवायरनमेंट को कंसीडर कर रहे हैं इस केस में। तो मेरा फॉर्मुलेशन इफेक्टिव होना चाहिए ताकि प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सॉर्ट के आधार पे हम अपने स्ट्रैटेजी को बना सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर सके। लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन में एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद करो प्रीवियस वाले आपने मैट्रिक्स में क्या कहा था कि एफिशिएंट होने, एक्सेलेंट होने का मतलब था हाई एफिशिएंसी। हम हाई एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर पा रहे थे जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम था। यानी कि अगर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात करूं, सो इंप्लीमेंटेशन इज सम एक्टिविटी विच इज इनवर्ड फोकस्ड, यस और नो। और अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूं, फॉर्मुलेशन इज सम एक्टिविटी विच इज आउटवर्ड फोकस्ड। अगर आप इनवर्ड फोकस्ड हैं, इसका मतलब यू आर लुकिंग फॉर व्हाट? एफिशिएंसी। और अगर आप आउटवर्ड फोकस्ड हैं, इसका मतलब क्या? यू आर लुकिंग फॉर व्हाट? इफेक्टिवनेस। So your formulation should be effective and your implementation should be efficient. Yes or no? Correct? अब जरा देखो, implementation कौन करता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं formulation कौन करता है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मैं कह रहा हूं strategic management and operational management। operational management क्या करेगा? बिल्कुल सही। क्या क्या सोचा आपने? आपने सोचा implementation। तो यहां होता है हमारा operations management। So operations management will be responsible for what? Implementation. And strategic management team जो है हमारी strategic team जो है that will be responsible for what? Formulation. अब मुझे एक बात बताइए, operations is responsible for implementation, strategic team is responsible for formulation. And formulation है, इसका मतलब outward है। इसका मतलब strategic team किस तरह से देखेगा? Outward देखेगा। Outward है मतलब focus is on effectiveness। तो strategic management को कैसा होना होगा? तो आप कहते हैं सर effective। लाइकवाइज ऑपरेशंस मैनेजमेंट को कैसा होना होगा? तो आप कहते हैं सर एफिशिएंट। एंड दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, वेयर योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट नीड टू बी एफिशिएंट एंड योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नीड टू बी इफेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। लेकिन आपको पता है, अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि सर इसमें भी 4 सेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा ओएम ऑपरेशंस मैनेजमेंट एफिशिएंट हो या हो सकता है ना हो, और हो सकता है मेरा एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव हो या हो सकता है ना हो। तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो दो दो ऑप्शन बनेंगे, दोनों में 4 सेल का मैट्रिक्स आपको इसमें भी दिखाई देगा, राइट? तो व्हाट वी से हियर, व्हेन अ कंपनी lacks strategic direction, when a company lacks strategic direction, then in time of stress it tends to look inwards and focuses on shedding unprofitable units or divisions. Unprofitable units or divisions. Here, या ऐसे कहते हैं, firm focuses on efficiency rather than effectiveness. इफेक्टिवनेस पे फोकस ना होके फर्म का फोकस किस पे चला जाता है? एफिशिएंसी पे चला जाता है। ठीक है, नाउ सी दिस, वी हैव द ओएम एंड वी हैव द एसएम। तो हमने वाई एक्सिस पे रख लिया ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एक्स पे रख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो सकता है इफेक्टिव हो या हो सकता है इफेक्टिव ना हो, मतलब इनइफेक्टिव। ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो सकता है एफिशिएंट हो या हो सकता है इनएफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो या हो सकता है इनएफिशिएंट हो। इस तरह से देखो आपके पास चार बॉक्सेस बन जाते हैं यहां भी। पहला बॉक्स आप नोटिस करिए, योर ओएम इज एफिशिएंट एंड योर एसएम इज इफेक्टिव। तो एफिशिएंट ओएम का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंट ओएम का मतलब हुआ एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन। बताओ हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है। अगर इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है इसका मतलब हुआ कि योर एफिशिएंसी इज हाई, यस और नो? और अगर एफिशिएंसी हाई है तो इसका मतलब हुआ कि आपका इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होगा? लो होगा। आपका इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होगा? लो होगा। लाइकवाइज अगर ये इनएफिशिएंट है इसका मतलब कैसा इंप्लीमेंटेशन? वीक इंप्लीमेंटेशन। अब तो आपका दिमाग चल रहा होगा ना, कनेक्ट तो कर रहे होगे आप कॉन्सेप्ट को। वीक इंप्लीमेंटेशन, वीक इंप्लीमेंटेशन का मतलब हो गया कि द एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी लो, एंड लो एफिशिएंसी का मतलब हुआ द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन विल बी हाई। लाइकवाइज इफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, इसका मतलब साउंड फॉर्मुलेशन है। साउंड फॉर्मुलेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनेगी। और अगर ये इनइफेक्टिव है इसका मतलब फ्लॉड है फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में कुछ गड़बड़ है, फॉर्मुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो आपका स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गलत होगा, है ना? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फ्लॉड फॉर्मुलेशन का मतलब रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, राइट? अब जरा नोटिस करो कितने सेल बने? 4। तो जो मेरा पहला सेल है यहां दोनों यही सक्सेस है ना? जहां मेरा एसएम भी इफेक्टिव है, ओएम भी एफिशिएंट है, तो वी विल बी फॉर्मुलेटिंग अ साउंड स्ट्रेटेजी और उसे हम लो कॉस्ट में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहां कंपनी विल ग्रो एंड प्रॉस्पर एंड थ्राइव। सो कंपनी विल थ्राइव हियर, ग्रो एंड प्रॉस्पर करेगी यहां कंपनी, क्योंकि ये आपका सबसे सटीक कॉम्बिनेशन है। अगर इसके नीचे वाले सेल पे जाते हैं तो एसएम इफेक्टिव है, मतलब यू आर हैविंग अ साउंड स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, बट आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो सही स्ट्रेटजी होने से भी क्या होता है अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए? लेकिन चूंकि आपका डायरेक्शन सही है इसीलिए आप सरवाइव करोगे। लेकिन याद रखना ये सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉस्ट ज्यादा है इंप्लीमेंटेशन का। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना आपका कॉस्ट तो हाई है, तो लॉन्ग टर्म में वो आपके प्रॉफिट को ही सेट ऑफ कर देगा। आई वॉन्ट बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट। तो सर्वाइव, तो ग्रोथ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वाइवल भी आपका लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है, राइट? सो आप क्या कहते हो? दिस इज द बॉक्स वेयर वी सर्वाइव। लेकिन ये सर्वाइवल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल होगा। और ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि स्ट्रेटजी सही है, राइट? अगर थर्ड सेल को देखो, योर स्ट्रेटेजिक is ineffective means flawed formulation but your OM is efficient। अब क्या है कि आपका डायरेक्शन ही गलत है बट चूंकि कॉस्ट कम है तो यहां भी आप सरवाइव करोगे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जरा सोचो इसमें प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भले ही आपका कॉस्ट कम हो इस केस में, लेकिन आपका तो डायरेक्शन ही गलत है। सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन, आप खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कम से कम रोड पे था, हाँ इसका माइलेज सही नहीं था, है ना? ये गाड़ी तो रोड पे थी ना, माइलेज सही नहीं था, तो हमने कहा लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। लेकिन इधर देखो, इधर तो आप खाई की तरफ जा रहे हैं आगे, भले ही आपका कॉस्ट कितना कम हो, ये तो भविष्य में आपके लिए बहुत डेंजरस होने वाला है। तो आप क्या कहते हैं? हियर द कंपनी विल डाई, लेकिन डाई स्लोली। व्हाई वी आर सेइंग डाई स्लोली? तो डेथ को स्लो करने का रीजन है कॉस्ट का कम होना। चूंकि कॉस्ट कम है, ये एफिशिएंट है इंप्लीमेंटेशन, इसीलिए आप डाई तो करना है आपको, ये तो पक्का है क्योंकि डायरेक्शन गलत है, लेकिन यू विल डाई स्लोली। सो यानी कि ये भी क्या हुआ? शॉर्ट टर्म सर्वाइवल हुआ, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल हुआ। लेकिन अब जरा सोचो, ये सेल भी शॉर्ट टर्म सर्वाइवल है, ये सेल भी शॉर्ट टर्म सर्वाइवल है। अगर हमसे पूछे कि सर्वाइव और डाई स्लोली में ज्यादा डेंजरस कौन है, सर्वाइव एंड डाई स्लोली में ज्यादा डेंजरस कौन है, तो आप कहोगे डाई स्लोली, है ना? आप क्या बोलोगे? इट इज मोर डेंजरस दैन सर्वाइव।
सर्वाइव से ये ज्यादा डेंजरस है। क्यों, क्या रीजन है इसका? रीजन है डायरेक्शन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन ही गलत है। और चूंकि डायरेक्शन गलत है इसीलिए इसको ज्यादा डेंजरस कहा जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट, सर्वाइव। लास्ट सेल पे आओ। हियर योर OM इज इनएफिशिएंट, मतलब योर कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज वेरी हाई एंड योर स्ट्रेटजी इज ऑल्सो फ्लॉड। अब बताओ, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी गलत है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये मरेगा और बहुत जल्दी मरेगा। डाई क्विकली, डाई क्विकली। तो कितने ऑप्शंस बने? 4। और मुझे बताओ सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिल रहा है? आप कहते हैं सक्सेस सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रहा है किसमें? थ्राइव में। दिस इज द बॉक्स, है ना। यहां हम ग्रो कर रहे हैं, यहां हम प्रॉस्पर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। देयर इज अ क्लियर कट रिलेशन बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। दोनों का सही होना जरूरी है। दो दृष्टिकोण से देखा हमने, एक तो हमने फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन को डायरेक्ट कंपेयर किया, और एक हमने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को आधार बना के कंपेयर किया। दोनों ही सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि सक्सेस पाने के लिए आपके दोनों का सही होना जरूरी है, फॉर्मुलेशन का भी, इंप्लीमेंटेशन का भी। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। दिस इज योर प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। करेक्ट? आ जाओ। कितने सेल है हमारे पास? 4 सेल है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन 4 सेल को एक्सप्लेन करो। तो कह देते हैं 1, सेल नंबर 1। इसको कहते हैं सेल नंबर 2। ये हो गया आपका सेल नंबर 3। ये हो गया आपका सेल नंबर 4, है ना। सेल 1 2 3 एंड 4। आ जाइए सेल 1। Here, operations management is efficient and strategic management is effective, and hence firm will thrive, grow and prosper. Thrive, grow and prosper. ठीक है। सेल 2 एंड सेल 4, इन दोनों सेल को गौर से देखो। इन दोनों ही सेल में आप देखोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव है। दोनों ही सेल में स्ट्रैटेजी क्या है? इनइफेक्टिव है, 2 में और 4 में। यानी कि यहां अगर आप स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन नहीं सेट करते हो तो फिर प्रॉब्लम है। सेल 2 and cell 4 are doomed if strategic direction is not established. If strategic direction is not established, अगर करेक्ट स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एस्टैब्लिश ना किया जाए तो ये दोनों सेल का सिचुएशन आपका अच्छा नहीं है। सेल 3, here operations management is inefficient, hence cost of implementation will be high. Hence cost of implementation will be high. But strategic management is effective. But strategic management is effective. ठीक है, नोट कर लीजिए। बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इफेक्टिव। सेल 3 में हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव है बट आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, तो आपका कॉस्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और चूंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी साउंड होगी। Hence, firm has a sound strategy. So, firm will survive.
but without doubt this survival will be for short term. ये सर्वाइवल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है. ठीक है. among, एक नोट डाल देना, among cell 2 and cell 4, cell 2 is considered more dangerous, considered more dangerous position as here strategic direction is wrong. This is all about your फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का रिलेशनशिप. दो मैट्रिक्स की मदद से आपने देखा. पहला था आपका फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, दूसरा था आपका प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनशिप को ही बताता है, एंड दैट इज लिंकेज. फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में आपको लिंकेज भी मिलेगा और उस लिंकेज को हमें समझना. और ये लिंकेज है क्योंकि हमने मॉडल में ही कह दिया इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, एक का असर दूसरे पे होता है. वही हमने फीडबैक की बात कर ली थी. तो ये ऐसा नहीं है कि लिंकेज के बारे में हमें पहले से आइडिया नहीं था, हम जानते थे कि लिंकेज तो होगा ही होगा फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में. अब हमें ये सीखना है कि भाई ये लिंकेज किस तरह का होता है, इस लिंकेज को हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू मेक अ हेडिंग लिंकेजेस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में किस तरह का लिंकेज होता है ना. तो वो लिंकेज और ये मॉडल आपको कनेक्टेड कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे, क्योंकि लिंकेज में भी अल्टीमेटली जो मॉडल में हमने बोला ना कि ये रिक्वायरमेंट है कि फॉर्मुलेशन भी अच्छा हो, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा हो, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा चाहिए ही चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा. तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगा इसकी जानकारी आपको लिंकेज से मिल जाएगी. लिंकेज में आप ये सीख लोगे कि ऐसा होता कैसे है कि मेरे को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे, साउंड फॉर्मुलेशन हो जाए और एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन हो जाए. ये इसको इंश्योर कैसे किया जाता है, तो ये आपको लिंकेज से पता चल जाएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेजेस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. लेट्स से लिंकेजेस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो. पहली बात समझो, हमने कहा था कि फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन को हम अलग अलग पढ़ते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पहली बात क्लियर कर लेते हैं. हमने तो अलग पढ़ा था सर, फॉर्मुलेशन का चैप्टर तो अलग है, वैसे खिचड़ी कर रखा है इस बार इन्होंने सिलेबस में. मैं उम्मीद करता हूँ आगे इसको रेक्टिफाई करेंगे. एंड आई एम ऑल्सो विलिंग टू राइट अ मेल, है ना, कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी नहीं है क्वेश्चंस में, लिक्विडेशंस के बारे में रेफरेंस आपको दिखेगा, स्टडी मैट के क्वेश्चन में ही दिखेगा, है ना. और कहीं कहीं पॉइंट्स मिसिंग है, कहीं कहीं कुछ टॉपिक को उलझा रखा है, इधर का उधर डाल दिया, उधर का उधर, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है स्टडी मैट. बट स्टिल एक बात तो क्लियर है कि फॉर्मुलेशन हमने पहले पढ़ लिया था. तो हमने इंटरनल एनालिसिस किया, एक्सटर्नल एनालिसिस किया, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की बात करी, तो चॉइसेस में हमने फॉर्मुलेशन पढ़ लिया था स्ट्रैटेजी का. अब फॉर्मुलेशन तो हो गया, उसके बाद अभी इंप्लीमेंटेशन पे आए हैं. तो हम कहते हैं नहीं, ये जो हम अलग अलग पढ़ते हैं ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और सर आपने अलग रहने कहाँ दिया था, जब आप हमें कॉस्ट लीडरशिप पढ़ा रहे थे तो आपने बोला भाई कॉस्ट लीडरशिप के कुछ डिमांड होते हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा. जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ाया तो भी आपने बोला इसके भी डिमांड होते हैं, अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि आप डिफरेंशिएशन को अचीव कर लो. तो जब आप सर ये कह रहे थे ना कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप इशारा कर रहे थे किसकी तरफ, इंप्लीमेंटेशन की तरफ. तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे, तुम्हारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का स्किल, इस तरह की एफिशिएंसी है कि तुम कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर पाओगे. तो आप इशारा तो कर ही रहे थे बार बार कि हमारे को इंप्लीमेंटेशन का ध्यान रखना है फॉर्मुलेशन के वक्त. तो ये टू वे है, फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट होता है इंप्लीमेंटेशन पे और इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट होता है फॉर्मुलेशन पे. अगर सीक्वेंस में देखें, सीक्वेंस में रखें तो पहले फॉर्मुलेशन फिर इंप्लीमेंटेशन, लेकिन दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करता है. इसी को हम कहते हैं लिंकेज, है ना. तो आप क्या कहते हो, फॉर्मुलेशन
and implementation in real life are intertwined, ये आपस में intertwined हैं and impact each other, और एक दूसरे पे impact करते हैं। अलग अलग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए, दैट्स इट। वरना ये क्या है, ये इंटरवाइंड हैं। ये क्या है, ये इंटरवाइंड है, आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक का असर दूसरे पे होता है, दूसरे का असर पहले पे होता है। सो दैट कैन बी सीन हियर, इंटरवाइंड एंड इंपैक्ट ईच अदर। फॉर्मुलेशन impacts implementation. On the other hand, implementation also impacts formulation. In this way, two types of linkages exists. Two types of linkages exists between formulation and implementation. तो फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बीच में दो तरह के लिंकेजेस आपको दिखाई देंगे। टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस एग्जिस्ट बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। सो फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बीच में आपको दो तरह के लिंकेजेस दिखाई देंगे। अब वो कौन कौन से लिंकेजेस हैं? एक कहलाता है फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, और एक कहलाता है बैकवर्ड लिंकेज। नाउ दिस इज नॉट इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हमने इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज अबाउट लिंकेज। So forward linkage and backward linkage, two types of linkages exists between formulation and implementation. This is linkage, not integration. ध्यान में रखना है इसको। तो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच में दो तरह के लिंकेज एग्जिस्ट करते हैं। डबल स्टार कर लीजिएगा इसको, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है, अब जरा इसको समझ लो कि फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या हुआ। अब एक बच्चा है, उसने क्या किया, सीए फाउंडेशन क्वालिफाई किया। सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद उसे सीए इंटर का एडमिशन चाहिए था, क्लासेस लगानी थी उसे। तो वो बच्चा अपने फादर के पास जाता है और फादर को कहता है कि पापा मेरे को इंटर के क्लासेस लगाने हैं, पैसे चाहिए। पापा ने कहा ठीक है, ये लो 50,000 रुपीज़ और आप जाके अपने इंटर के सारी क्लासेस लगा लो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे के हाथ में क्या आ गया, तो आप कहते हो सर पैसे। और पैसे क्या है यहाँ, तो आप कहते हो पैसे, मनी इज नथिंग बट द रिसोर्स। पैसे क्या हो गया, अब ये रिसोर्स आ गया, राइट। अब इसके पास रिसोर्स आ गया, डिसीजन ये ले चुका है, इसकी स्ट्रैटेजी तय है कि मेरे को सिंगल ग्रुप जाना है या बोथ ग्रुप जाना है। अब ये बच्चा बोथ ग्रुप देना चाहता है, बोथ देना भी चाहिए। हाला, हमेशा क्या करो, बोथ को टारगेट करो। इंटर में नहीं कर रहे हो तो अभी क्रैक करोगे इंटर को, आप May 24 में फाइनल में जाओगे। फाइनल में बोथ अटेम्प्ट को ग्रुप कोशिश करना कि बोथ अटेम्प्ट को हम अच्छी तरह से तैयार करके एग्जाम देके एक बार में ही क्या करें, झंझट खत्म कर दें। अब ये इसके पास रिसोर्स आ गए, इसकी स्ट्रैटेजी सेट है, इसे पता है कि मुझे बोथ ग्रुप जाना है, मुझे 6 पेपर के क्लासेस लगाने होंगे, मेरे पास 50,000 रुपीज़ हैं। तो अब नाउ द चाइल्ड इज गोइंग फॉर द प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या करता है, ये पता करना शुरू करता है कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं, किनका किनका फेस टू फेस लेना है या लाइव लेना है या गूगल ड्राइव लेना है, इस बच्चे का अपना निर्णय है। ठीक है, तो इसने क्या किया, सारे क्लासेस को अरेंज किया, राइट, और सारे क्लासेस को अरेंज करके एक प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अपना बनाया। अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसने 3 पेपर में एडमिशन लिया था अभी तक। ठीक है, तभी इसके फादर का कॉल आ गया। मान लो फादर का कॉल आ गया कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे, क्या वो पैसे तुम्हारे पास हैं या तुमने खर्च कर दिए। तो बच्चा कहता नहीं, अभी तो मैंने 3 ही पेपर में एडमिशन लिया था, वो भी एडमिशन फी के साथ लिया है, तो कुछ पैसे बाकी है। ये वो हैं जिनका मुझे फेस टू फेस लेना था, तो उनको मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, थोड़े थोड़े पैसे अभी तो मेरे पास लेट्स से 30,000 रुपीज़ बाकी है। तो पापा कहते हैं कि एक काम करो कि उसमें से 10,000 और रख लो, 20,000 मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है, ये पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अब उस बच्चे की प्लानिंग सेम रह पाएगी, क्या उसकी स्ट्रैटेजी सेम रह पाएगी?
आप बोलोगे नहीं, यानी कि जब 50,000 का रिसोर्स था उसके पास तो अकॉर्डिंगली उसका प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन था, करेक्ट। लेकिन जैसे ही वो रिसोर्स रिड्यूस होकर 30,000 पे पहुंचा तो उसका प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली चेंज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। यानी कि रिसोर्स जो है वो इंपैक्ट कर रहा है किसको? प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन को। रिसोर्स इंपैक्ट कर रहा है किसको? प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन को। दूसरा सिनेरियो लो, बच्चा जाता है फादर के पास, बोलता है पापा मुझे क्लासेस लगानी है। फादर कहता है ठीक है, तुम सारे क्लासेस का पता कर लो, तुम्हें जिस तरह से क्लासेस लगानी है वो अपना प्लान तैयार कर लो, फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब ऐसे सोचो, उल्टा शुरू हुआ। बच्चा क्या करता है? पहले क्लासेस के बारे में मालूम करता है, क्लासेस के बारे में मालूम करके अपना टाइम वगैरह सेट करता है, सब कुछ शेड्यूल सेट करता है। उसके बाद फादर से कहता है कि पापा ऐसा है कि 50,000 रुपीज लगेंगे। नाउ इट इज लुकिंग फॉर व्हाट? रिसोर्स। तो जैसे उसने कहा 50,000 रुपीज लगेंगे, और तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि फादर कहता है कि नहीं मेरे पास 50,000 तो नहीं है, मेरे पास 30,000 है ना, इतना ले लो, इसके हिसाब से अभी देख लो। तो मुझे एक बात बताओ कि द मोमेंट आपने प्लान बनाया एंड यू आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज और रिसोर्स 50 से 30 हो गया, तो क्या प्लान पे इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, राइट। सो आप क्या कह रहे हो कि ये टू वे इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो जो प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन है इसको डिसाइड करते वक्त वी हैव टू लुक बैक इनटू रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज में देखना पड़ता है। एंड रिसोर्सेज का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे दिखता है? हमें प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन पे दिखता है। तो ये जो आपका रिसोर्स है ना बालक, ये जो आपका रिसोर्स है, दिस इज बेसिकली योर फॉर्मुलेशन, ये आपका फॉर्मुलेशन है। और ये जो आपका प्लान है ना, दिस इज बेसिकली योर इंप्लीमेंटेशन। सो आपको टू वे इंपैक्ट यहां क्लियरली दिखाई देगा। आप बोलोगे फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन को इंपैक्ट करता है और इंप्लीमेंटेशन भी फॉर्मुलेशन को इंपैक्ट करता है। कौन पहले है कौन बाद में है? तो आप कहते हो फॉर्मुलेशन पहले है, इंप्लीमेंटेशन बाद में। तो फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट इंप्लीमेंटेशन पे कहलाता है फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। और इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पे कहलाता है बैकवर्ड लिंकेज। इस तरह से दो तरह के लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। ये दो तरह के लिंकेजेस आपको देखने हैं, ठीक है। तो कैसे समझें इसको? या ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहते हैं सर दो बातें हैं, सक्सेस के लिए दो बातें हैं, कि जो मेरा फॉर्मुलेशन है और जो मेरा इंप्लीमेंटेशन है, तो अगर मैं एक साउंड फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, तो एक साउंड फॉर्मुलेशन को बनाते वक्त हमें इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि मेरा इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट हो। तो एक साउंड फॉर्मुलेशन को जब हमने फॉर्मुलेट किया तो उस दौरान हो सकता है कि हमें हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे कंपनी के कल्चर को, हमारे कंपनी के लीडरशिप को, इनको चेंज करना पड़े, एक्सेट्रा। हो सकता है इनको क्या करना पड़े? चेंज करना पड़े। क्यों चेंज करना पड़े? हो सकता है हमें इसे बदलना पड़े। इसीलिए बदलना पड़े ताकि हम अपने इंप्लीमेंटेशन को क्या कर सके? एफिशिएंट कर सके। क्योंकि अगर इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट नहीं हुआ तो साउंड फॉर्मुलेशन के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो कहते हैं आप वाइल फॉर्मुलेटिंग अ साउंड स्ट्रैटेजी, यू नो, वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन। सो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। So this is your forward linkage. And also जब आप रिवर्स में जाते हैं तो आप कहते हैं while implementation, है ना, while deciding about implementation we may have to look back into resources. हो सकता है हमें resources को देखने की जरूरत पड़े, past trend को हमें analyze करने की जरूरत पड़ जाए, या past trend के आधार पे ही हम क्या करें? आगे बढ़े। तो आप you will have to look backward, और जब आप backward जाते हैं that is called as backward linkage. तो वी हैव द फॉरवर्ड लिंकेज एंड द बैकवर्ड लिंकेज। दो तरह के लिंकेजेस फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन में देखने को मिलेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्या हो गया? फॉरवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज इसको हम कैसे देख सकते हैं? आप बोलोगे while formulating a sound strategy, एक साउंड स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते समय, while formulating a sound strategy, management may require to bring some changes. Management may require to bring some changes
changes in organization like changing the structure, culture or leadership, structure, culture or leadership, etc., to ensure efficient या excellent implementation. Excellent implementation called as फॉरवर्ड लिंकेज, है ना. फिट क्रिएट हो गया. तो हमने कहा था ना कि इंप्लीमेंटेशन का काम ही यही है बेसिकली, स्ट्रैटेजी में और बाकी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फिट क्रिएट करना. शुरू में ही आपने सीखा था, स्ट्रैटेजी के हिसाब से कल्चर, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर. तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त अच्छी इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है हमें कुछ चेंजेस लाना पड़े, यानी कि फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट इंप्लीमेंटेशन पे हो रहा है. लाइकवाइज हमारे पास होता है बैकवर्ड लिंकेज. जब हम बैकवर्ड लिंकेज की बात करते हैं तो रिवर्स दिखता है, राइट. तो आप क्या कहते हो, टू एंश्योर एक्सलेंट इंप्लीमेंटेशन फर्म में need to look back into resources, like selection of raw material. मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल का, एक्सेट्रा, इज कॉल्ड एज backward linkages. While making a strategic choice, past strategic actions are also considered. This is backward linkage. ये था आपका फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज. कितने तरह के लिंकेजेस होते हैं? दो तरह के लिंकेजेस होते हैं फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन में, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज. तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप और लिंकेज की बात. नाउ वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू इज डिस्टिंग्विश द बोथ. उसके बाद हम इश्यूज ऑफ इंप्लीमेंटेशन पे चले जाएंगे. तो हमें डिस्टिंग्विश करना है फॉर्मुलेशन को इंप्लीमेंटेशन से. हमने अभी तक जो कुछ भी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा है उसी से पॉइंट्स बनेंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा. तो ऑलरेडी आप जानते हो, बस समराइज करना है आपको. डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. मूव करें. डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, हेडिंग करिएगा. डिफरेंस बिटवीन formulation and implementation. Difference between formulation and implementation. एक टेबल बनाओ, एक कॉलम में रख लो फॉर्मुलेशन को और दूसरे कॉलम में रख लो इंप्लीमेंटेशन को. And let's differentiate the two, formulation and implementation. क्या कह सकते हैं हम? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं फॉर्मुलेशन के बारे में? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. क्या सी बात है? फॉर्मुलेशन में क्या होता है? प्लानिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन में डिसीजन मेकिंग करते हैं, इंप्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन करते हैं. इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, जबकि फॉर्मुलेशन में क्या कर रहे होते हैं? प्लानिंग कर रहे होते हैं. इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग
इन डेवलपिंग गोल्स एंड प्लान्स या स्ट्रेटजी। तो फॉर्मुलेशन में हम गोल्स को डेवलप करते हैं, गोल्स बनाते हैं, प्लान्स को डेवलप करते हैं, लेकिन जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आप बोलोगे इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी। यहां हम स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया, जहां फॉर्मुलेशन में हम गोल एंड स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की बात करते हैं, वही इंप्लीमेंटेशन में हम उसे एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है ये, कुछ खास हमारे पास यहाँ नहीं है। यानी कि फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो आपके तो फॉर्मुलेशन डिसीजन है, इंप्लीमेंटेशन एक्शन है। यानी कि फॉर्मुलेशन एक्शन से पहले क्या फोर्स है, जबकि इंप्लीमेंटेशन एक्शन के दौरान जो कर रहे हैं वो फोर्स है। बिकॉज एक्शन से पहले हमने डिसीजन लिया, जब हम डिसीजन ले रहे थे दैट इज फॉर्मुलेशन। So this is force before action, whereas implementation is force during action. तो आप क्या बोलोगे, it is placing the force before action, and it involves, ऐसे लिखो, managing forces during action. During action. Managing forces during action. आ जाओ थर्ड, it emphasizes, बताइए किस पे, इफेक्टिवनेस पे या एफिशिएंसी पे। फॉर्मुलेशन किसको एम्फेसाइज करता है, इफेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी को। वी नो दैट इट एम्फेसाइजेस इफेक्टिवनेस, जबकि ऑपरेशंस में क्या बोलेंगे, इट एम्फेसाइजेस एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को एम्फेसाइज करता है, जबकि फॉर्मुलेशन इफेक्टिवनेस को एम्फेसाइज करता है। नंबर 4, इट इज entrepreneurial activity. Entrepreneurial activity based on strategic decision making. It is entrepreneurial activity based on strategic decision making. बट अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो क्या ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है, तो हम कहते नहीं, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है। ये कैसा एक्टिविटी है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स बेस्ड ऑन ऑपरेशनल डिसीजंस, बेस्ड ऑन ऑपरेशनल डिसीजंस, बेस्ड ऑन ऑपरेशनल डिसीजंस। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है बेस्ड ऑन ऑपरेशनल डिसीजंस। ठीक है। नंबर 5, कैसा प्रोसेस है ये फॉर्मुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप बोलोगे इट इज इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, जबकि इंप्लीमेंटेशन कैसा प्रोसेस है, तो हम कहते हैं इट इज ऑपरेशनल प्रोसेस। इट इज ऑपरेशनल प्रोसेस। इंप्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, हम एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, जबकि फॉर्मुलेशन पूरी तरह से एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यू डिफाइन द विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, देन योर प्लान ऑफ एक्शन। तो सर्टेनली दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है, जबकि आपका इंप्लीमेंटेशन ऑपरेशनल एक्टिविटी है। यहाँ डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करें, इस पे आपका पूरा फोकस होता है। जब आप फॉर्मुलेशन करते हैं तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट का। तो यहाँ कुछ ही लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, टॉप लेवल पे कुछ लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजिक टीम होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए और आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो जाता है। लेकिन जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, पूरा का पूरा मिडिल मैनेजमेंट, पूरा का पूरा लोअर मैनेजमेंट। तो इंप्लीमेंटेशन में मिड एंड लोअर लेवल इन्वॉल्व होता है, तो दोनों लेवल के बहुत सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, जबकि इन द केस ऑफ फॉर्मुलेशन आपको टॉप लेवल के कुछ लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आप क्या बोलोगे,
require coordination among few people at top level. Coordination among few people at top level. So top level पे कुछ लोगों के बीच में हमें coordination चाहिए होता है, जबकि यहां क्या बोलेंगे? Require coordination among many people. Many people at middle and lower level. At middle and lower level. ठीक है. नाउ एक लास्ट पॉइंट मेंशन कर लो. इस तरह का स्किल चाहिए किसमें? लॉजिकल स्किल्स and analytical skills, because you have to analyze your environment, are required. यहां आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए इन द केस ऑफ व्हाट? इन द केस ऑफ फॉर्मुलेशन. लेकिन जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो यहां एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए, यहां लॉजिकल स्किल नहीं चाहिए. आप बोलोगे यहां मोटिवेशन चाहिए ताकि काम को सही तरह से किया जा सके. मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एंड लीडरशिप स्किल्स are required. So here motivation and leadership skills will be required. ये आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. कुछ भी नया नहीं है, बेसिकली वही पॉइंट्स है जो हमने पहले पढ़ा था. इस समराइजेशन को ध्यान में रखना, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इसको भी आप डबल स्टार करके रखिएगा. टॉपिक को डबल स्टार करके रखिएगा, है ना. तैयार करके रखना है इसको. राइट. पूछा गया है एक बार, एक दो बार पूछा गया है. ऐसा नहीं कि कभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, है ना. एंड सर्टेनली इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. रिलेशनशिप को देख लिया आपने, डिफरेंस को देख लिया आपने. ठीक है. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन नाउ. स्ट्रैटेजी को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि हमें फिट क्रिएट करना होता है स्ट्रैटेजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एस्पेक्ट का. तो व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन यू हैव टू डील विद सेवरल इश्यूज. आपको डिफरेंट इश्यूज को डील करना होगा, है ना. उन इश्यूज को एड्रेस करना होगा. और एक बात और याद रखना कि स्ट्रैटेजी अपने आप एक्शन में नहीं चला जाता है, आपको करना पड़ता है. तो उसके लिए व्हाट वी डू एग्जैक्टली एंड हाउ वी एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे हम कहते हैं डेवलपमेंट हमें करना होता है, स्ट्रैटेजी से प्रोग्राम्स को डेवलप करना होता है, एंड प्रोग्राम से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना होता है, एंड देन वी असाइन रिसोर्सेज टू वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड अल्टीमेटली वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी हमने बना दिया, अपने आप हमारे पास रिसोर्सेज है, वो अपने आप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा. देयर इम्प्लीमेंटेशन यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक योर स्ट्रैटेजी वर्क. सो विल स्टार्ट विद द इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या क्या इश्यूज हमें कंसीडर करने होते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग आवर स्ट्रैटेजी और ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर स्ट्रैटेजी. ठीक है, आ जाइए. हेडिंग करना इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में? A strategist needs to bring wide range of skills and knowledge. Wide range of skills and knowledge. Wide range of skills, ऐसे कर देना, skills, knowledge, attitude and abilities. सब कुछ ले लो, attitude and abilities, to deal with various issues involved in implementation. जब आप इशू की बात करते हो ना, you will be facing various issue. जैसे प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं हम, जैसे आप बात करते हो रिसोर्स अलोकेशन की, आप बात करते हो स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन की, राइट. आप बात करते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की,
अब बात करते हैं बिहेवियरल जस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। सो बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, एंड टू डील विद ऑल द इश्यूज अ स्ट्रेटजिस्ट नीड टू हैव डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड एबिलिटीज, तभी वो उन इश्यूज को एड्रेस कर पाएगा। So there are numerous issues what you need to consider during your strategy implementation, and this is what we have to deal here. इसी बात को हमने mention किया, strategists need to have proper knowledge, skill set to deal with all of the issues what we are going to face in strategy implementation. क्या कह सकते हैं further? The strategic plan proposes the manner in which strategies could be put into action. किस तरह से स्ट्रैटेजी को हम एक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। इसको ट्रिपल स्टार करके रखना, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ट्रिकी होगा। द स्ट्रैटेजिक प्लान प्रपोजेस द मैनर इन विच स्ट्रैटेजीज कुड बी पुट इनटू एक्शंस। जैसा मैंने आपसे कहा था, एक नोट बॉक्स बनाओ और इसको ध्यान में रखने के लिए व्हाट वी सेड, वी हैव आवर स्ट्रैटेजीज, फ्रॉम स्ट्रैटेजीज वी डेवलप प्रोग्राम्स, फ्रॉम प्रोग्राम वी डेवलप प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? ये हाईली स्पेसिफिक होता है। प्रोग्राम क्या होगा? ये ब्रॉड होगा। तो स्ट्रैटेजी विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एंड दैट प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड दिस इज हाउ यू पुट स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। हमने क्या कहा था? स्ट्रैटेजी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, वी हैव टू मेक एफर्ट। स्ट्रैटेजी से प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम से प्रोजेक्ट बनेगा, और प्रोजेक्ट का आप एग्जीक्यूशन करते हो, ठीक है। दिस इज इट। तो वी सिंपली से दैट strategy need to be activated through पहला बुलेट बनाओ। strategy should lead to formation of programs. Strategy should lead to formation of programs. Programs broad होते हैं। Programs क्या होते हैं? तो आप बोलोगे programs are broad. Programs are broad. Includes या including सही नहीं होगा, includes लिखते हैं। Programs are broad and includes आपके गोल्स हो गए, पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, रूल्स एंड स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन। क्या रूल्स होंगे, क्या स्टेप्स होंगे, ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम में मेंशन्ड होगा। तो प्रोग्राम्स आर ब्रॉड विच कवर एंटायर गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, एंड इसी को हम क्या करते हैं? फर्दर ब्रेक करते हैं प्रोग्राम को, किसमें? प्रोजेक्ट में। Projects are developed from programs. Projects are developed from program. So program से क्या बना? Project बना। Project की बात करें अगर हम, तो हमने कहा projects are specific program. Projects are specific program. It is executed. इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट्स आर प्री डिफाइंड या प्री डिटरमिन्ड। ठीक है। इट इज फंडेड बेस्ड ऑन, बताओ, हाउ यू फंड अ प्रोजेक्ट? हाउ यू फंड अ प्रोजेक्ट? हाउ यू फंड अ प्रोजेक्ट? आया दिमाग में आंसर? कैपिटल, बस ठीक,
इसका इस्तेमाल करेंगे कैपिटल बस्टिंग का, एंड वी विल फंड आवर प्रोजेक्ट. सो स्ट्रैटेजी से वी डेवलप प्रोग्राम, प्रोग्राम से वी डेवलप प्रोजेक्ट. प्रोग्राम इज ब्रॉड, दैट विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. उसमें सारे गोल्स होंगे, इशू हमारे पॉलिसीज होंगी, रूल्स होंगे, स्टेप्स होंगे. उससे हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं हमारे पास, उन प्रोजेक्ट्स को भी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के लिए भी आपने फंड एलोकेट किया है, बट ओवरऑल की बात करते हो वहाँ. और हर एक प्रोजेक्ट की आप कैपिटल बस्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, फंड का एलोकेशन करते हैं. दोज प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड, और जब वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड होगा तो प्रोग्राम अचीव होगा. प्रोग्राम अचीव होगा तो अल्टीमेटली यू विल बी अचीव योर स्ट्रैटेजी. दिस इज हाउ स्ट्रैटेजी इज पुट इनटू एक्शन. ये वाला जो एस्पेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है, आप मार्किंग पहले कर चुके हो इसको एज एन important. So this is your certain aspect what you have to keep in mind. कहानी यही खत्म नहीं होती. हमने कहा सर प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी से प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम से प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, है ना. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, छोटे छोटे हमारे R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं. हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, हमारी डिफरेंट आस्पेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है. उन प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है. प्रोग्राम अचीव होगा, प्रोग्राम अचीव होगा, स्ट्रैटेजी अचीव हो जाएगा. बट क्या यही काफ़ी है? आप कहते हो नहीं, और भी बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे. अदर एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि आप इंप्लीमेंटेशन की बात कर रही है. तो आपके कंपनी का कल्चर कैसा है, आपके कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके कंपनी का लीडरशिप कैसा है, आपके रिसोर्सेज किस तरह के, ये सारे एस्पेक्ट को आपको कंसीडर करना होगा. डेवलपिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट इज नॉट द एंड पॉइंट. Implementation is a lengthy task. It involves lot of time, it involves lot of cost. इसमें बहुत सारा खर्चा होगा, ये बहुत सारा टाइम लेगा, बहुत ही tedious जॉब होता है ये, and you will have to make much effort, right? A lot of effort in implementation, right? As far as issues are concerned, आ जाइए next, issues in strategy implementation. Specifically अगर हम issues की बात करें, issues in implementation, so we have 6 issues. अगर स्पेसिफिकली हम इश्यूज को लिस्ट करें तो क्या क्या इश्यूज हैं, देखो. सबसे पहला है हमारे पास प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन. अभी भी आपने देखा था, यू हैव टू इंप्लीमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट. देन यू हैव द प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन. प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन. थर्ड में रखो रिसोर्स अलोकेशन. रिसोर्स अलोकेशन. फोर्थ में बिहेवियर की बात करते हैं, एटीट्यूड एंड बिहेवियर की, कल्चर का एस्पेक्ट होगा. बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन. नंबर 5 स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन. एंड नंबर 6 इज योर फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन. फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन. तो ये आपके क्या हो गए, 6 सिक्वेंशियल इश्यूज आप यहां देख सकते हैं. इसको कोड कर लो, PPR ले लो और ये BSF ले लो. कितने फैक्टर्स हो गए, 6 हो गए. PPR BSF, ये क्या है, हमारे 6 इश्यूज हैं इन इंप्लीमेंटेशन. प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन. तभी तो हम कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिस्ट को बहुत सारे स्किल सेट की जरूरत होगी, है ना. उसको स्ट्रैटेजिस्ट मस्ट बी हैविंग द एबिलिटी टू मैनेज ऑल दीज इश्यूज, और ये सब आपके स्ट्रैटेजी के सपोर्ट में होना चाहिए, आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होनी होगी, राइट. सो आपको फंक्शन को इंप्लीमेंट करने की बात करते हो आप, स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन की, बिहेवियर की इंप्लीमेंटेशन की, रिसोर्स एलोकेशन की, प्रोसीजर और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की. दीज आर सर्टेन इश्यूज. अब यहाँ 2 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो. हमने कहा दीज आर द सिक्वेंशियल इश्यूज व्हाट वी हैव सीन, है ना. दीज नीड टू बी एड्रेस्ड टू इंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन. अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, प्रोसीजर में, रिसोर्स एलोकेशन में या बिहेवियर में कहीं भी मिसफिट होता है, कहीं भी मिसमैच होता है स्ट्रैटेजी के साथ, स्ट्रैटेजी फेल होगी. तो ये नहीं होना है. तो एक परफेक्ट हमें फिट क्रिएट करना होता है, और उन फिट क्रिएट करने के लिए इन इश्यूज को डील करना होगा. अब सवाल उठता है कि क्या सर, पहली बात कि क्या इसी सीक्वेंस में इश्यू डील होगा, PPR BSF के सीक्वेंस में? तो जवाब है नहीं. इशू का कोई सीक्वेंस नहीं होता. इनफैक्ट मल्टीपल इश्यूज को आप साइमल्टेनियसली एड्रेस कर सकते हो. जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन जब आप पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन में ही आप मल्टीपल इश्यूज को डील कर रहे होंगे. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको हर एक इशू को इंडिविजुअली डील करना है. आप कहते हैं मल्टीपल इश्यूज कैन बी डेल्ट इन पैरेलल एज वेल, राइट. सो दिस इज, नोट ही कर लो, है ना, एक लाइन में इसको लिख डालो. इट इज not essential to resolve each issue individually and in sequential manner,
and in sequential manner. In fact, there is no sequence. In fact, there is no sequence. Multiple issues can be addressed simultaneously. मल्टीपल इश्यूज को साइमल्टेनियसली एड्रेस किया जा सकता है. इंडिविजुअल इश्यूज पे काम करने की हमें आवश्यकता नहीं है. डन. चलिए आप जरा देखिए क्या कहा हमने. पीपीआर बीएसएफ, पीपीआर बीएसएफ. अब इसे मैनेजमेंट इश्यूज central to strategy implementation, central to strategy implementation, management issue central to strategy implementation includes क्या क्या चीजें आती है ना, क्या क्या आपको इश्यूज एड्रेस करने हैं, क्या क्या मैनेजमेंट इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आपको एड्रेस करने हैं, है ना. तो कुछ को अगर हम लिस्ट करना चाहें तो क्या होगा. जैसे हम कहते हैं स्टैब्लिश करना, establishing annual objectives, कंपनी का एनुअल ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करना. ठीक है. डिजाइनिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को डिजाइन करना. ठीक है. अलोकेटिंग रिसोर्सेस, रिसोर्स के अलोकेशन की हम बात कर सकते हैं. अलोकेटिंग रिसोर्सेस. चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करना. चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना एज पर द स्ट्रैटेजी. ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना एज पर द स्ट्रैटेजी. चेंजिंग और डिजाइनिंग रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव सिस्टम्स, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव सिस्टम, कि किस तरह से रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव दिया जाए, इन सबको डिजाइन करना. ये सब काम आपको करना होगा. ये सारे इश्यूज आपको डील करने होंगे वाइल इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज बेसिकली योर इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. राइट. अब प्रोजेक्ट प्रोसीजर जो है हमारा, रिसोर्स एलोकेशन, बिहेवियर, ये इन सब के बारे में आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे. यहाँ भी हम उसे एक्सप्लेन कर सकते थे, बट चूंकि हमें डिटेल में पढ़ना है तो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग. और लास्ट में मैं आपको पीपीआर बीएसएफ को कैसे ब्रीफ कर सकते हो, आई विल गिव यू एन आइडिया, है ना. हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, आपसे भी नहीं पूछा जाएगा. लिस्टिंग मांगी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, इतना हो सकता है, बट इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं आता है. तो ज़्यादा उसके बारे में हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. जब हम इंडिविजुअली पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको समराइज करने का तरीका जरूर बता दूंगा कि अगर सरप्राइज क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे डील कर सको. दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. अब आज के डेट की अगर हम बात करें, 2024 की बात कर लो आप, 2023-24, मतलब आप ऐसा सोचो ना कि कोविड के बाद ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस दुनिया में. बहुत बड़ा बदलाव आया है. क्या वो बहुत बड़ा चेंज क्या है? बहुत बड़ा चेंज है ऑनलाइन वर्ल्ड का, बहुत बड़ा चेंज है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का. और दिस इज द डिमांड ऑफ टाइम वेयर एवरी बिजनेस नीड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. बहुत सारे बिजनेसेस ने सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया है फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल. बहुत सारे उस ट्रांजिशन में हैं. तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कंटेम्पररी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये इतना भी मॉडर्न नहीं है. इनफैक्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिनों से चल रहा है. और जब आप पहले इस एसएम के साथ एक पेपर हुआ करता था जिसका नाम था EIS, और EIS का पहला जो चैप्टर था उसका नाम था बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन वाज टेक्निकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. और इसी तरह से एक टॉपिक था ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, जहां भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते थे, बट वहां पर्सपेक्टिव जो होता था वो टेक्निकल होता था. यहां स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हम उसको देखेंगे. और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैरी आउट किया जा सकता है, इस पे हमारा खास फोकस होगा. अब आप बोलोगे सर इसमें क्या मुश्किल है? इसमें ये मुश्किल है, जरा आप खुद सोचो कि अगर कोई कंपनी पहले मैनुअली काम कर रही थी और अब आप चाहते कि वो डिजिटली काम करे, तो पूरा का पूरा कल्चर का शिफ्ट होता है. और इंसान के साथ एक खासियत है. इंसान की खासियत बोल दो, कमी बोल दो, बुराई बोल दो, अच्छाई बोल दो, है ना, कि लोग क्या होते हैं अपने करंट बिहेवियर से बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं.
उनका जो करंट एटीट्यूड और बिहेवियर होता है वो उससे जल्दी हटना नहीं चाहते। यही रीजन था जब राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन लाया इंडिया में, तो बड़ा वेहेमेंटली उसका विरोध हुआ था। हर एक ऑफिसेज में वो क्या करते थे, सीपीयू में पानी डाल देते थे, है ना, केबल कट कर देते थे कि भाई कंप्यूटर तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, ये दिक्कत क्यों आ रही थी? ज्यादातर ऑफिसेज के जो पुराने स्टाफ थे, दे वर नॉट अवेयर विद द कंप्यूटर। उनके दिमाग में दो बातों का डर था। पहला कि हमारी नौकरी चली जाएगी, और दूसरा कि सारा काम तो कंप्यूटर ही कर रहा है, तो हमारी क्या वैल्यू है भाई। तो ये जो साइकोलॉजी था ये काम कर रहा था, और वो क्या कर रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे। तो क्या ये यहां अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप फेस नहीं करोगे? डेफिनेटली आप करोगे। अभी तक आप मैनुअली काम कर रहे थे, अब आप डिजिटल पे जाना चाहते हो, तो सर्टेनली ये प्रॉब्लम आपको फेस होगी। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है चेंज मैनेजमेंट का। चेंज मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है। तो चेंज मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो टॉपिक को कंबाइन करने की कोशिश की गई है, स्ट्रेटेजिक चेंज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं मैकिन्से 7S मॉडल। तो मैकिन्से 7S मॉडल को आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक की तरह दिया हुआ है स्टडी मैट में, बट मैं आपको उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पढ़ाऊंगा। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैकिन्से 7S मॉडल दिया गया जो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के लिए होता है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका यूज अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सीखो तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो उस टॉपिक को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अब हम एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका हेडिंग कुछ ऐसा होगा। क्या कहोगे इसको आप? इसको आप कहोगे स्ट्रेटेजिक चेंज। टॉपिक की हेडिंग करिए, स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके स्टडी मैट का हेडिंग है। सब कुछ को क्या कर दिया इन्होंने, कंबाइन करके एक मेजर टॉपिक बनाया, स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस टॉपिक में मैं कुछ, हम क्या क्या लेके आएंगे, है ना, हम क्या क्या लेके आएंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक चेंज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है। स्ट्रेटेजिक चेंज को पढ़ने के बाद वी सी हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है। फिर चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज for digital transformation, change management strategies for digital transformation, this is we have to see, and how to manage change during digital transformation, during digital transformation। तो अब एक बात को ध्यान में रखना, इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि इसमें मैं एक और टॉपिक ऐड करूंगा, दैट इज मैकिन्से 7S मॉडल। इसको भी मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि ये ट्रांजिशन टॉपिक होगा, इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में भी देखेंगे और अदर कॉन्सेप्ट के सेंस में भी देखेंगे। मैं दोनों सेंस में आपको समझाऊंगा। इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रखो तो आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, है ना, इजीली समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल भी सेट हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में 7S मॉडल। अब जो ध्यान दो, ये आपका कोर कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक चेंज आप सीखोगे, ये एनवायरमेंट बदला तो स्ट्रेटजी को कैसे बदले, ठीक है, इसका प्रोसेस सीखोगे। चेंज को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए, इसका प्रोसेस सीखोगे। चेंज को इनिशिएट कैसे करें, इसका प्रोसेस सीखोगे आप स्ट्रेटेजिक चेंज में, ठीक है। अब इसी स्ट्रेटेजिक चेंज के कॉन्सेप्ट को आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई करोगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप बिल्डिंग बनाते हो ना, एक होता है ना फाउंडेशन बनता है, उसके ऊपर ईंटें जोड़ते हो, आप बाद में छत बनाते हो। तो ये आपका इस पूरे के पूरे टॉपिक का स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रेटेजिक चेंज जो है आपका फाउंडेशन है। इसको अच्छी तरह से कमांड करना है, इसी का रेफरेंस आएगा बार बार, इसी थियरी की बातें आएंगी बार बार। अगर आपने इसको पढ़ते वक्त ध्यान से सुना, अच्छी तरह से इसको तैयार किया, तो बाकी टॉपिक में आपको लगेगा अरे यार ये तो ठीक है, ये तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं और कंपनी को हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बट नॉट इन दिस लेक्चर।
ये हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे एंड इट विल टेक वन एंटायर लेक्चर। एक लेक्चर में हम क्या कर पाएंगे, इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे, राइट। सो विल स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर और अगले लेक्चर में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम स्ट्रेटेजिक चेंज। पहला टॉपिक हम क्या पिक करेंगे, स्ट्रेटेजिक चेंज को पिक करेंगे और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहो, अपना रिवीजन करते रहो। किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह की परेशानी हो, ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।